पेपर नंबर 8 IDT चैप्टर नंबर 21 एडवांस रूलिंग सेक्शन 95 टू सेक्शन 106 सेक्शन 95 टू सेक्शन 106। इसमें दो फॉर्म भी है, GST-ARA1, GST-ARA2। GST-ARA1 के लिए ₹5000, GST-ARA2 के लिए 10,000। GST-ARA1 का भी फाइल होगा, GST-ARA1 विद द फीस ऑफ ₹2000। जब ये एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए जब ये अप्लाई करेंगे तभी GST-ARA1 विद द ₹5000। लेकिन अगर उसी को हम लोग अभी अपील टू अपेलेट अथॉरिटी, जब भी अपेलेट अथॉरिटी के पास फाइल करते हैं तो अपील इन फॉर्म GST-ARA2 एलोंग विथ ₹10,000। तो GST-ARA1, GST-ARA2, GST-ARA1 एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, और अपील टू अपेलेट अथॉरिटी GST-ARA2 विथ ₹10,000। सेक्शन 95 एडवांस रूलिंग मीन्स डिसीजन प्रोवाइडेड बाय अथॉरिटी और अपेलेट अथॉरिटी टू एन एप्लीकांट ऑन अ मैटर और ऑन क्वेश्चन स्पेसिफाइड। Appellate authority means the appellate authority for advance ruling. Applicant means any person registered or desire of obtaining registration under advance ruling. Section 96 Authority for advance ruling AAR. Authority for advance ruling located in each state or union territory. Government shall appoint officer not below the rank of Joint Commissioner as a member of Authority for advance ruling. Ruling given by Authority for advance ruling is applicable only within the jurisdiction of the concerned state or union territory. तो Authority for advance ruling में 3 पॉइंट है। Authority for advance ruling located in each state or union territory. गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगा मेंबर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, वो बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर नहीं होगा जो मेंबर ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर एज ए मेंबर ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। Ruling given by authority for advance ruling is applicable only within the jurisdiction of concerned state or union territory. खाली उसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल होगा जो भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग देगा। सेक्शन 97 एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग प्रोसीजर एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन इन फॉर्म GST-ARA1 टुगेदर विथ फीस ऑफ ₹5,000 एंड क्वेश्चन शुड बी स्टेटेड ऑन द एप्लीकेशन। मतलब इसमें 3 चीज़ है, GST-ARA1 के साथ फीस ₹5,000 देना पड़ेगा और क्वेश्चन शुड बी स्टेटेड ऑन द एप्लीकेशन। उसी एप्लीकेशन के अंदर क्वेश्चन देना पड़ेगा। क्वेश्चन कौन कौन सा होगा? सेक्शन 97(2) में बोला गया है। सेक्शन 97(2) में बोला गया क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट। 7 क्वेश्चन एडवांस रूलिंग में पूछ सकते हैं। कौन कौन सा 7 क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन का जो एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में पूछ सकते हैं वो क्लासिफिकेशन एंड टाइम इंदिरा। शॉर्टकट क्या है? क्लासिफिकेशन एंड टाइम इंदिरा, INDRA। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडमिसिबिलिटी ऑफ ITC, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर एन एक्टिविटी इज सप्लाई,
वेदर एन एक्टिविटी सप्लाई। तो ये 7 चीज़ है जो हम क्वेश्चन में एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पूछ सकते हैं। कौन कौन सा 4 चीज़ है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, determination of liability to pay tax, requirement of registration, whether an activity is supply। इंदिरा का फुल फॉर्म क्या है? आई से इनपुट टैक्स क्रेडिट, एन से नोटिफिकेशन, डी से डिटर्मिनेशन, आर से रिक्वायरमेंट, ए से एक्टिविटी। क्लासिफिकेशन एंड टाइम इंदिरा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी टू पे टैक्स, requirement of registration, whether an activity is supply। It is to be noted that question on determination of place of supply cannot be raised with authority for advance ruling। मतलब ये कि place of supply cannot be raised the question in authority for advance ruling। authority for advance ruling में प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में नहीं पूछ सकते हैं। सेक्शन 98 प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या क्या प्रोसीजर करेगा वो सेक्शन 98 में है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को क्या क्या करना पड़ेगा? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ऑन रिसिप्ट ऑफ फॉर्म GST ARA1 फॉरवर्ड शुड बी फॉरवर्ड a copy to the concerned officer and direct him to furnish relevant record called by authority for advance ruling to be written at the earliest। जितना जल्दी हो सकेगा वो रिकॉर्ड करके रिटर्न कर देगा। किसको? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हैज़ द डिस्क्रिशन टू एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स कॉल्ड एंड आफ्टर हियरिंग द कंसर्न पार्टीज। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इनके पास ये राइट है कि उसको वो जो एप्लीकेशन किया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को वो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे उसके एप्लीकेशन को बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स कॉल्ड एंड आफ्टर, जिस बेस पे उसने रिकॉर्ड किया हुआ है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग शैल नॉट एडमिट एप्लीकेशन वेयर क्वेश्चन रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी pending or decided in an proceeding in case of applicant under any provision of the act। अगर एप्लीकेशन नॉट एडमिट एप्लीकेशन, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन एडमिट नहीं करेगा अगर कोई भी क्वेश्चन जो रेज किया गया है एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी पेंडिंग है या फिर डिसीजन प्रोसीडिंग में है तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बी गिवन बिफोर रिजेक्शन एंड रीजन फॉर रिजेक्शन टू बी स्टेटेड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू बी गिवन बिफोर रिजेक्शन, अपॉर्चुनिटी एंड रीजन रिजेक्शन टू बी स्टेटेड, रीजन भी बताया जाएगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। where member of authority for advance ruling differ on any question reference to appellate authority। अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से ऊपर है अपेलेट अथॉरिटी, अगर कोई भी क्वेश्चन डिफर हो रहा है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से तो ये रेफरेंस टू द अपेलेट अथॉरिटी के पास पहुंचा देंगे। अपेलेट अथॉरिटी टू हुम reference is made is required to pronounce ruling within 90 days of such reference। जिस दिन से वो रेफरेंस दिया है अपेलेट अथॉरिटी को उसके 90 डेज के अंदर में प्रोनाउंसमेंट रूलिंग करना पड़ेगा। प्रोनाउंस रूलिंग विद इन 90 डेज मतलब उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपेलेट अथॉरिटी टू हुम रेफरेंस इज मेड इज रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस रूलिंग विद इन 90 डेज एज ऑफ सच रेफरेंस। 90 डेज के अंदर उसको अब कंप्लीट करना पड़ेगा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सेल्फ प्रोनाउंस इस एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन एडवांस रूलिंग मिला है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सेल्फ प्रोनाउंस इट्स एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास 90 डेज का टाइम है कि वो कंप्लीट करे प्रोनाउंस
shall pronounce. Section 100 अपील टू अपेलेट अथॉरिटी. सेक्शन 100. सेक्शन 97 में किसको अपील किया था? अपील टू अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग. अभी सेक्शन 100 में किसको अपील कर रहे हैं? अपील टू अपेलेट अथॉरिटी. अपेलेट अथॉरिटी अपील इन फॉर्म GST ARA2. GST ARA1 में किसको किया था? एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को विद द फीस ऑफ ₹5,000. यहाँ पे कर रहे हैं अपील टू अपेलेट अथॉरिटी विद द फीस ऑफ ₹10,000. इसके लिए ₹10,000 है. अपील इन फॉर्म GST ARA2 टुगेदर विथ फीस ऑफ ₹10,000 कैन बी फाइल्ड बाय आइदर कंसर्न्ड और जुरिडिक्शनल ऑफिसर और एप्लीकांट whoever is aggrieved by ruling given by authority for advance ruling. जो भी एडवांस रूलिंग मिला हुआ है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से, अभी उसको अगर कौन कौन नहीं मानता है? कंसर्न, कोई भी कंसर्न पर्सन है, जुरिडिक्शनल ऑफिसर या फिर एप्लीकांट जिसने एप्लीकेशन किया हुआ था उसको, वो उससे संतुष्ट नहीं है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से, तो वो क्या कर सकता है? अपेलेट अथॉरिटी को अपील कर सकता है. कैन बी फाइल्ड बाय आइदर कंसर्न और जुरिडिक्शनल ऑफिसर और एप्लीकांट whoever is aggrieved by ruling given by authority for advance ruling within 30 days from the date of receipt of ruling. Further can be extended for another 30 days. मतलब विदिन 30 डेज, तो विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रूलिंग, जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो डिसीजन दिया हुआ है उसके 30 डेज, विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रूलिंग, 30 डेज रिसिप्ट ऑफ द रूलिंग, इसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा. अपील टू द अपेलेट अथॉरिटी. फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड 30 डेज, मीन्स 30 डेज टू 30 डेज. प्रोसीजर कितना था? प्रोसीजर ये लोग को कंप्लीट, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को कितना था? 90 डेज के लिए, उसको 90 डेज में कंप्लीट करना था इन राइटिंग. अभी हम लोग अपील टू अपेलेट अथॉरिटी कितने दिन में कर सकते हैं? 30 डेज में. और 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है. मतलब 90 डेज डिपार्टमेंट के पास था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग देने के लिए, लेकिन 100 सेक्शन 100 में जो अपील टू अपेलेट अथॉरिटी है वो 90 डेज है. सेक्शन 101 ऑर्डर ऑफ अपेलेट अथॉरिटी. ऑर्डर टू बी पास्ड विदिन 90 डेज ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग अपील. इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मेंबर ऑन द क्वेश्चन कवर्ड अंडर द अपील, then it would consider that no advance ruling is issued in the manner. मतलब अभी इसको ऑर्डर ऑफ अपेलेट अथॉरिटी, ऑर्डर टू बी पास्ड विद इन 90 डेज ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग अपील. जब से अपील फाइल हुआ है अपेलेट अथॉरिटी के पास, उसके 90 डेज के अंदर उसको ऑर्डर पास करना पड़ेगा अपेलेट अथॉरिटी को विद इन 90 डेज. और उसके लिए भी 90 डेज, इसके लिए भी 90 डेज. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास भी 90 डेज है, अपेलेट अथॉरिटी के पास भी 90 डेज है ऑर्डर देने के लिए. अगर कोई भी डिफरेंस आता है, अपेलेट अथॉरिटी को कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा था तो वो अपेलेट अथॉरिटी के पास भेज देता था. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को जो भी क्वेरी आता था वो अपेलेट फॉर अथॉरिटी के पास भेज देता था. लेकिन अगर अपेलेट अथॉरिटी के पास ही difference of opinion between members on the question covered under the appeal, then it would be considered that no advance ruling is issued. क्या कंसीडर करेंगे? no advance ruling is issued in this manner. अभी सेक्शन 102 रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग. सेक्शन 101 में क्या था? ऑर्डर ऑफ अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया था. अभी सेक्शन 102 में क्या हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग कर सकते हैं. रेक्टिफिकेशन, द एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड कैन नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डर. रेक्टिफिकेशन तो कर सकते हैं विद इन 6 months, बट उसमें क्या है? कैन नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल अमेंडमेंट. अगर सब्सटेंशियल अमेंडमेंट जो ऑर्डर दिया है अपेलेट अथॉरिटी, उसमें सब्सटेंशियल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं. इफ द रेक्टिफिकेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी और रिड्यूसिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन हियरिंग हैज़ टू बी गिवन द एप्लीकांट और अपेलेंट. अगर इंक्रीज हो जाता है टैक्स लाइबिलिटी या फिर रिड्यूस हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, then hearing has to be given to the applicant or appellant.
तो हम लोग डेज का यहाँ पे बात कर लेते हैं। 90 डेज का टाइम है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास भी, अथॉरिटी फॉर अपेलेट अथॉरिटी के पास भी, अपेलेट अथॉरिटी या अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हो, 90 डेज का टाइम है। लेकिन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग को अपील करना पड़ेगा अपेलेट अथॉरिटी के पास। उसके लिए 30 डेज है, 30 डेज है कि अपील कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। और 6 मंथ किसके लिए है? 6 मंथ है रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग। सेक्शन 102 के अंदर हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड कैन नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल अमेंडमेंट। उसमें कुछ सब्सटेंशियल अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सेक्शन 102 के अंदर में हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अभी सेक्शन 103 एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूलिंग। जो रूलिंग हम लोग लेने गए हैं, जब रूलिंग पास हो गया ऑर्डर, तो अभी उसके लिए एप्लीकेबिलिटी किसके किसके ऊपर है? रूलिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन एप्लीकांट एंड ऑन जुरिडिक्शनल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकांट। जहाँ पे एप्लीकांट रहता है उसका जो जुरिडिक्शन है वो जुरिडिक्शन का ऑफिसर को और एप्लीकांट को, तो दो लोग को रूलिंग बाइंडिंग हो जाएगा। रूलिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन एप्लीकांट एंड जुरिडिक्शनल ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकांट। एडवांस रूलिंग शैल बी बाइंडिंग ऑन द said person authority unless there is a change in the law or facts or circumstances on the basis of which the advance ruling has been pronounced। तो जब तक का लॉ चेंज नहीं होता है तब तक का बाइंडिंग हो जाता है। चेंज इन द लॉ, अनलेस देयर इज एनी चेंज इन द लॉ, तो वो बाइंडिंग किसके किस पे ऊपर होगा? अंडर सेक्शन 103 रूलिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन टू कौन कौन सा है? एप्लीकांट एंड द जुरिडिक्शनल ऑफिसर। सेक्शन 104 एडवांस रूलिंग टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेज। कौन कौन से केस में वाइड हो जाएगा? 2 ही केस दिया हुआ है। इफ़ अथॉरिटी फाइंडिंग दैट रूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाई, अगर रूलिंग हम लोग ने ऑब्टेन किया है कैसे कैसे? फ्रॉड करके, या फिर सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। इफ़ अथॉरिटी इज फाइंडिंग दैट रूलिंग इज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड, separation of facts or misrepresentation, ruling shall be declared void ab initio। void ab initio मतलब रूलिंग पास ही नहीं किया गया था। period beginning with the date of advance ruling and ending with the date of order shall be excluded in computing the period for issuance of show cause notice and adjudication order under section 73 subsection 2 and 74 subsection 10 respectively। now section 105 power of authority। अथॉरिटी के पास क्या क्या पावर है? 4 पावर है अथॉरिटी के पास। नंबर 1 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, नंबर 2 एनफोर्सिंग अटेंडेंस, नंबर 3 एग्जामिनेशन ऑन ओथ, नंबर 4 इशूइंग कमीशन एंड कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, एनफोर्समेंट अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, इशूइंग कमीशन एंड कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है सेक्शन 105। सेक्शन 95 टू सेक्शन 106 क्या आता है? एडवांस रूलिंग। पूरे एडवांस रूलिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी सॉट। तो 7 क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग एडवांस रूलिंग ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडमिसिबिलिटी ऑफ ITC, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी टू पे टैक्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेदर एंड एक्टिविटी सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कैन नॉट रेज विथ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। और डेज के लिए इम्पोर्टेंट है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एंड अपेलेट अथॉरिटी दोनों के पास 90 डेज है, लेकिन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के ऑर्डर से हम लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है तो हम लोग को फाइल करना पड़ेगा अपील टू द अपेलेट अथॉरिटी, जिसके लिए 30 डेज का टाइम है, लेकिन 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। और सेक्शन 102 के अंडर में हम लोग रेटिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग कर सकते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर एंड कैन नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डर। if the rectification result in increase in tax liability or reducing of input tax credit, then hearing has to be given to the applicant and appellate। और एक क्वेश्चन और है, if authority find that ruling is obtained by fraud, suppression of facts or misrepresentation
ruling shall be declared void ab initio at the end.